Good morning, sir. तो स्पॉटलाइट सब आ गए? देखो दोबारा देखिए, सबको स्पॉटलाइट करना है यहाँ से, है ना? फिर उसको सेट करना है। ये सेट हो गया। गुड इवनिंग सर। आज पहुंचे नहीं गुड सारे? मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning, sir. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग डियर। टिल्लू टिल्लू क्या कह रहा है? सर जी प्रणाम। प्रणाम। आपकी साइड से तो गुड नाइट लग रहा है, पर उधर से पूरा हाँ सर, पानी वानी गिरा है जैसे लग रहा हैं? अब सही है? है। अभी सही है। भी गुड नाइट है। हाँ जी, चलो साहब, तो मुझे बताओ साहब, अपन ने क्या कंप्लीट किया था, कहां तक पहुंच गए थे? चेक करो, बताओ। एमिफेक्ट के एप्लीकेशन तक हो गया। क्या किया था? एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन Application of M effect. किसकी एप्लीकेशन? एम इफेक्ट की। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। तो आप चेक कीजिए बेटा एक बार। हाँ, आप चेक कीजिए इसके अंदर अपना एम इफेक्ट। तो मैं हल्का सा रिपीट करता हूँ, फिर अपन एप्लीकेशन में वापस आते हैं। यस सर, ये क्या लिखा है? हैप्पी छेर छेरा। चेहरा चलिए नहीं, मेरे को मैसेज बच्चे का आया था, चेहरा चेहरा मेरे को बताओ क्या, मेरे को पता नहीं है। बताओ 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 बताओ। सर टिल्लू अच्छे से बताएगा, गाना गा के बहुत अच्छे से बताता है वो। जल्दी टिल्लू बता 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 बता। सर इसमें ना वो घर घर जाते हैं, धान मांगते हैं। अरे वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, गाना गाकर। गाऊंगा बोल रहा है। गाना गा टिल्लू, यार गाना गा दे यार। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, छेरिक छेरा छे बरत नीन छेर छेरा माई कोटिक धान ला हेर हेरा अरन बरन गोरसी बरन जब्बे देबे तब्बे टरन। अरे वाह, वेरी गुड। अरे वाह 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 वाह, टिल्लू बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस समय क्या नया धान आता है इसलिए क्या? हाँ सर, उसी का है। अच्छा अच्छा, चलिए इसके लिए सबको खूब खूब बधाई, है ना। मेरे को फर्स्ट टाइम ये चीज सुनने को मिली, और टिल्लू तेरे बहुत बढ़िया गाया, बहुत शानदार गाया मेरे टिल्लू। थैंक यू सर। अब मैं तेरे से मिलने के लिए वहां पर आ रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा सा मिठाई खिलाना बढ़िया सी तेरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धान का बहुत सारा पैसा पाया सर टिल्लू। चॉकलेट रोल खिलाएगा, चॉकलेट रोल। वो आउती लिख रही है, देखो, सोनू निगम है, सोनू निगम। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए डियर, संदर्शन रावल फिर तो। अपन शुरू करते हैं। जो हमने एम इफेक्ट किया था, पहले ढंग से वापस समझ लो। जब हम एम इफेक्ट करते हैं, तो एम इफेक्ट का मतलब होता है सिंपल सा रेजोनेंस, लेकिन वो ऐसा रेजोनेंस है जो पाई बॉन्ड में होता है। इसीलिए जब कभी भी एम इफेक्ट आएगा, आप ये चीज जरूर ढूंढना कि आपका कंपाउंड पाई बॉन्डेड होना जरूरी है। आपका 100 में से 98 99 टाइम्स बेंजीन ही आएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये भी इस समय पाई सर रुक गए क्या? सर के हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरे भी हो गए बस। सर उठिए ना। जब्बे देबे तब्बे टरन। वापस सुना रहे। उठेंगे। चलो गाना गाते हैं। अरन बरन को दो दरन जबे। अरे कल भी से आज नहीं दिन तो लब। टिल्लू, टिल्लू, हेलो टिल्लू। हाँ बोलना। सुनाना नहीं सुन पाए हम। एक बार और। अरे स्टार मन्ना एक बार गाते, बार बार नहीं गाए। एक बार देख लेना। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लेना भैया। अरे गा दो ना भाई। अरे सीमित प्लीज समय भाई, के लिए, प्लीज। सीमित समय के लिए। इतना कैसे करता है कोई? प्लीज भाई सुना दे, ये दे दे। प्लीज सुना दे टिल्लू, भाव मत खा। करके ग्रुप में सेंड कर देना भाई। रिकॉर्डिंग लोग सुनते रहेंगे यार। गाना गाते भाई महू सुन ले था। गावे हैं। ये है भाई शुद्ध छत्तीसगढ़ी, सच में। यूट्यूब में सर्च कर ले। महू गाऊं तर संग
संग में। कौन? हाँ वो हाँ। आरती की मम्मी है क्या? नहीं बोला एकदम। हाँ लगता है आरती की मम्मी है। मैं ओरिजिनल रजनी जैन हूँ रे, या डुप्लीकेट? हे भगवान, पूरा आंटी का आवाज आ रहा है। आरती की मम्मी है क्या? रजनी हूँ। हो गया आरती ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। आरती की मम्मी है क्या? तू भी अल्लाह हाँ। ज्यादा अच्छा वो आता बहुत होगा। मजाकिया है ना, तो बगल में खड़ी थी। आंटी जी नमस्ते। चलिए गई वो दुकान सामान देने। अब सुना बेटी। तो बोलो नमस्ते। मोबाइल पे नहीं अरे आंटी, आंटी का नहीं तुझा आंटी जी। आरती सुनना। हेलो सर। एक साल का बस हो रहा है। हेलो सर, कहाँ हो? सर चलेगा छेड़ा मांगने। सर कोटा में है। सर कोटा में छेछरा मांगल के। कोनो नहीं समझी भाई, कोटा में है ही नहीं। पहली बात ये देखो ना। अरे सब चुप। सॉरी नहीं है। मैं बोल रही थी ना सुनाने के लिए, प्लीज सुना दे। मैं लेट हूँ सर, कहाँ गए ये तो बताओ। पिल्लू मान जा भाई, रिक्वेस्ट अरे भाई सर, 4 कहाँ मिनट गए का हैं? बात है यार, बार मन नहीं गाए। प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना भाई कल अब हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग। अरे सर कहाँ गए, कोई बताओगे? अरे यार यहाँ इतना घर गए हैं सर। सर छेछरा मांगल गए है। चाय पीने कौन के लिए। कौन कौन? भारतीय शायद। भारतीय, उसका तो वीडियो भी ऑन है। उसका हमेशा ऑन रहता है। हाँ शायद उसको ऑफ करने नहीं आता है क्या? देखना, उंगली रख दी बीच में। क्या हवा चलत रहे आज? कैमरा में थंब रखा गया सर। भारतीय देखते हैं। किसी काम नहीं है। किसका लेकर आ गया वो? किसका बच्चा है? किसका लड़का है? आरती दीदी। पापा राजस्थान का, का बच्चा है। अपनी मम्मी पापा का। अरे भारतीय, उंगली हटा दे, कितना टाइम तक रखेगी, दर्द देगा। पिल्लू छेछरा में गट्टा कमाया। अरे नहीं कोटी हो गए भाई। हटाऊंगी। नहीं हटेगी क्यों? क्यों? देखता है भी ऑन काठा कर भर, ऐसे ही। काठा भर हो गए, काठा भर। सब लोग अपना अपना ऑन कर लो, तो सब एक तनु भी दूसरे अपना को देख लो सेल्फी यहीं पर। लेगी। सब ऑन कर लेते हैं, करो सब। पहले आरती। यार कितनी भारती है अपनी कोचिंग पे? और आ गया। अभी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? अभी तक नहीं, मेरा नाम भारती नहीं भुवनेश्वरी है। नितिन तुम मजा मिस कर दिया पूरा। हाँ जी, वापस आ गए। गुड गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टूट गया था। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हाँ क्या मिस कर दिया कौन? चलिए शुरू करें की बात को। हटा दूंगी भारती, हटा दूंगी। फिर दबा ले। गाड़ी कितना टाइम तक रखेगी भाई? और बड़ा टाइम जा रहा है। अरे चुप हो जाओ सर, कुछ बोल रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। मैं आपसे कह रहा था कि जब भी हम एम इफेक्ट शुरू करते हैं तो पाई बॉन्डेड सिस्टम का होना जरूरी है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर आपने कोई Z लगाया ग्रुप इससे अटैच की एटम, तो सोचिए उसके पास इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच के देखो, ये जो पहले 3 स्ट्रक्चर हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच है। आज के पास Z के पास लोन पेयर हो, Z के पास आपका ये नेगेटिव चार्ज हो, या Z इस समय कार्बन कार्बन की फॉर्म में हो, तो हमेशा प्लस m इफेक्ट देंगे। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया जाएगा। ये देखो, तो अपने नाम दिया था प्लस m इफेक्ट। लेकिन अगर जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर डेल्टा प्लस या प्लस आ जाए Z पर, तो ये डेफिशिएंसी है, ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो माइनस m। और ये बात मैंने आपको 2 बड़ी क्लियर पिक्चर दी थी कि प्लस m और माइनस m के लगने से रिंग पे क्या अंतर आता है या सिस्टम में क्या अंतर आता है। तो प्लस m लगता है तो डेंसिटी बढ़ती है, और माइनस m लगता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी बढ़ती है तो अपन कहते हैं रिंग एक्टिवेशन, वलय का सक्रियण। लेकिन अगर आपका माइनस m लगता है तो रिंग डाउन हो जाती है, यानी डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं डी एक्टिवेशन, यानी वलय का विसक्रियण।
और जब हम ये दोनों काम कर लेते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि प्लस एम के लगने पर हमारी इस रिंग में ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल केवल ऑर्थो और पैरा पे जाता है, जिसको अपन कहते हैं ओपी डायरेक्शन। और जबकि अगर हम माइनस एम लगा दें तो ये दोनों जगह पर डेफिशिएंसी यानी प्लस आ जाता है, तो फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है, तो हम कहते हैं मेटा डायरेक्शन। ये जब हमने सारी बातें कर ली उसके बाद मैंने आपको कुछ मेमोरी पॉइंट कराए थे, और मेमोरी पॉइंट में आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि जो एम इफेक्ट होता है, जो एक्स इफेक्ट होता है, वो ऑर्थो एंड पैरा पर होता है, लेकिन मेटा पर नहीं होता। इसी तरह एच इफेक्ट भी ऑर्थो पर पैरा पर होता है, लेकिन मेटा पर नहीं होता। जबकि मैंने कहा था आई इफेक्ट ऑर्थो पर भी होता है, मेटा पर भी होता है और पैरा पर भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो कहलाता है ऑर्थो पर। तो ये सारी बातें मैंने कर ली थी, और अपवाद यानी एक्सेप्शन हेलोजन का भी कर लिया था, और फिर मैंने आपको दिया था एप्लीकेशन। तो अगर आपको एप्लीकेशन याद आ गई तो मैं आपको एप्लीकेशन में मैंने आपसे क्या दिया था, मैं रिपीट करता हूं। हमने एप्लीकेशन में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सीखी थी, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सीखी थी पहला नंबर पर। और मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना स्टेबिलिटी करने का जो ट्रिक है, आपको ट्रिक पे लिया था मैं कि अगर डेफिशिएंसी है तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई 0 माइनस आई माइनस एच और माइनस एम, ये ऑर्डर पहले से तैयार करके घर से चले जाओ और इसका यूज करके आंसर निकाल लो। याद आ गया आपको? यस सर। यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो मैंने बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दिया, अब सपोज करो मैंने यहां पर NH2 लगा दिया और एक मैंने बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दिया और मैंने यहां पर NH2 लगा दिया, तो आप मुझे सोच के बताओ इस A और B में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बी। बिल्कुल सही। तो आपने अब फटाफट आंसर निकाल लिया बी। तो बी कैसे निकाला उसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लो। तो मैंने आपसे कहा था जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है, तो इसमें डिफरेंट ये है कि ये बैठा हुआ है मेटा पर और इसमें ये ग्रुप जाके बैठा हुआ है पैरा पर, और आप अच्छे से जानते हैं कि मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगता, केवल कौन लगता है? आई। तो सोचिए इसका मतलब कौन सा आई लगाएगा? ये माइनस माइनस आई। परफेक्ट, गुड। और पैरा पर बैठा हुआ ये क्या लगाएगा? प्लस एम। प्लस एम। और अब सोचिए ये कौन सी बास्केट में जाएगा इस पूरे ग्रुप में, और ये कहां जाके बैठेगा? बी वाला। ये वाला तो जाएगा यहाँ पर बी वाला प्लस एम में, और आपका माइनस आई यहाँ जाएगा ये ए। तो देखो बी इज मोर स्टेबल देन ए। ये बात समझ में आ गई थी? यस सर। यस। और सपोज करो नंबर सी, जैसा मैंने आपसे कल भी पूछा था कि अगर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में यहाँ पर CH3 लिख देता मैं, तो क्या बी के बाद आएगा, बी के बाद आएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट डालता? प्लस आई। प्लस आई, क्योंकि आप जानते हैं ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? मेटा। ठीक है, मेटा पे कभी H और M मत बोलना, केवल आई बोलना। आई, यस। प्लस आई, तो ये इस जगह पर आके लग जाए। यस सर। ये स्टेबिलिटी में B C A। तो यहाँ तक अपन कर चुके थे कल तक, यस और नो। यस सर। चलिए आज अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज की सेकंड एप्लीकेशन डाल लीजिए। आज की सेकंड एप्लीकेशन है सेकंड, टू डिटरमाइन stability of substituted anion benzene intermediate।
आज अपन क्या करने जा रहे हैं, मेरी बात को अच्छी तरह समझना। आज हम बेंजीन पर एनायन को लेने जा रहे हैं नेगेटिव, और वो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब प्रतिस्थापित। अब आपको कैसे, तो मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजाइल कार्ब एनायन, जैसे देखो मैं ये लेने जा रहा हूं, ये स्पीसीज है जिसको अपन स्टेबल करने जा रहे हैं। ये देखिए अब की बार ये नेगेटिव आ गया। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। वापस से आपके सामने मैं बेंजाइल कार्ब एनायन बनाता हूं। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। ये देखिए मैंने 3 तरह के आपके बेंजाइल कार्ब एनायन बनाए। तीनों के तीनों एक जैसे हैं, लेकिन मैं इसको बनाने जा रहा हूं ऑर्थो, मैं इसको बनाने जा रहा हूं मेटा, मैं इसको बनाने जा रहा हूं पैरा। अब आप गौर से देखना, मैंने क्या किया, इस जगह पर लगा दिया OH, यहां मैंने लगा दिया OH, यहां मैंने लगा दिया OH। अब देखो मैं इसको पहले टेक्निकली समझाऊंगा, हालांकि वही का वही तरीका है, और फिर सिखाऊंगा नॉन टेक्निकली। नंबर 1 शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोच के बताइए, इस OH का ऑर्थो पोजीशन पे जो लगा हुआ है कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एम। प्लस एम, तो ये लगा रहा है प्लस एम। अब अगर अपन तकनीकी या टेक्निकल रूप चलाएं तो ये लोन पेयर रिंग को डोनेट होंगे, इससे फवारा चलेगा, फाउंटेन चलेगा, और ये फाउंटेन हमें 3 जगह पर नेगेटिव की डेंसिटी बढ़वा देगा। पहली बात क्लियर हो गई? यस सर। यस। अब दिमाग में लो, अब ये नेगेटिव जो आपने लगाया चार्ज, क्या वो इसको रिपेल करेगा कि इसको स्टेबल करेगा? प्रतिकर्षित करेगा या इसको रोक लेगा? स्टेबल करेगा कि डिस्टेबल करेगा? तो सोच के देखो, प्लस एम से जो डेंसिटी डिस्टेबल, तो वो डिस्टेबल करेगा, क्योंकि नेगेटिव को प्रतिकर्षित दिया और सर। धक्का मारेगा तो जाएगा डिस्टेबल। यानी मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो प्लस नेवर हेल्प टू नेगेटिव। यस सर। प्लस कभी भी नेगेटिव को हेल्प नहीं करते। इसका मतलब इस समय ये OH इसको कर रहा है डी स्टेबलाइज, ये इसको एक तरीके से अस्थायी। अब आ जाओ इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पे आते हैं तो चेक करके देखो, ये OH कहां पर लगा हुआ है? मेटा पर। मेटा पर ओनली एंड ओनली कौन लगेगा? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट। और कौन सा आई? माइनस आई। माइनस नेगेटिव हेल्प नेगेटिव और नेगेटिव नेवर हेल्प नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब ये नेगेटिव माइनस आई इसको स्टेबल करेगी। तो ऐसे में इन दोनों में से अभी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मेटा की। वापस यहाँ आ जाओ पैरा पर। अब की बार इस पैरा पर लगा प्लस एम। फिर वही चीज टेक्निकली सोचो, प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ जाएगी। फिर ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो करेगा डी स्टेबलाइज। अब सोच के बताओ, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? मेटा। और पीछे रह गया ऑर्थो एंड पैरा। सोच के बताओ, ऑर्थो और पैरा का प्लस एम इफेक्ट बराबर है, तो फिर डिसाइड करने के लिए दूसरा इफेक्ट देखेंगे। तो इसका दूसरा इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई ऑर्थो। और इसका भी दूसरा इफेक्ट है माइनस आई पैरा। और आपको ध्यान है माइनस आई तो सपोर्ट करता है। यस सर। तो पैरा वाले स्टेबल कौन सा होगा। मतलब माइनस आई ज्यादा सपोर्ट करेगा? ऑर्थो, क्योंकि सबसे नजदीक है। तो ऐसे में इसका माइनस आई ज्यादा है, जबकि इसका माइनस आई कम है। तो ऐसे में नेगेटिव हेल्प नेगेटिव। तो ऐसे में इन दोनों को अलग करें तो आगे कौन आ गया? ऑर्थो एंड देन पैरा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया
मेटा देन ऑर्थो एंड देन पैरा। तो ये जो तरीका अपन ने अपनाया ये तो था हमारा टेक्निकल मेथड, लेकिन ये टेक्निकल मेथड लेके हम लंबा नहीं चल सकते, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन होंगे तो फटाफट करने पड़ेंगे। तो फिर हमने एक तरीका निकाला, हमने सबसे अच्छा तरीका निकाला ट्रिक। तो देखो क्या है इसकी ट्रिक। सबसे पहले चेक करो ये स्पीसीज जो है वो रिच है, और आपको ध्यान है नेगेटिव को हेल्प कौन करता है? नेगेटिव। इसीलिए सबसे पहले चेक करेंगे माइनस एन, फिर चेक करेंगे अपन माइनस एच, फिर चेक करेंगे अपन माइनस आई, फिर चेक होगा 0, उसके बाद चेक होगा प्लस आई, उसके बाद चेक होगा प्लस एच, और उसके बाद चेक होगा प्लस एन। ये ट्रिक बन गई है। अब आज के बाद इस ट्रिक को बना लीजिए और बास्केट में डालते चले जाओ। तो अब वापस से सोचना शुरू करते हैं अपन इन तीनों में किसके पास माइनस एन है? किसी के पास नहीं। छोड़ दो। इन तीनों में किसके पास माइनस एच है? किसी के पास नहीं। छोड़ दो। इनमें से किसके पास माइनस आई है? मेटा। ये मेटा आ गया। क्लियर? अब इसके बाद 0, तीनों में से कोई 0 है क्या? नहीं है। नो सर। प्लस आई किसी के पास है क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं नो सर। सर। इनके पास प्लस एन है क्या? यस सर। कितनों के पास है? 2। दोनों के पास में आ गए। तो जैसे ही दोनों का प्लस एन एक जैसा हुआ तो इनका डिसाइडिंग फैक्टर किससे डिसाइड होगा? माइनस आई से। और माइनस आई से देखकर बता सकते हो किसका माइनस आई ज्यादा स्टेबल कर रहा है? ऑर्थो। पैरा। अब आप सीख चुके हो, तो मेरा अगला क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि अगर मैं लिख देता बेंजाइल कार्बेनाइल और यहां पर लिख देता ये आपका नाइट्रो, तो सोच के बताओ इसकी पोजीशन कहां पर होती? सबसे आगे, सबसे पीछे, या बीच में कहीं? सबसे आगे। सबसे आगे। ये कौन सा वाला इफेक्ट लगा था? माइनस एम। माइनस एम। ये इस बास्केट में आके बैठता। इतना सिंपल सा कांसेप्ट है बस। अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस। तो अब इसको आप स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ। सर सर ये मेटा पोजीशन एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। जब भी हम मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाएं, ना तो उसका एम चेक करना है ना उसका एच चेक करना है। उसका क्या चेक करना है? केवल आई सर। आई। और मैंने जो आपको टेबल दी है उसमें देखो OH का आई क्या है। तो आपको या तो वहां से याद होना चाहिए, नहीं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस समय इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे दिमाग लगाओ, तो ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रॉन सिग्मा के कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन खींच रहा है या कार्बन खींच रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे सिग्मा के माइनस आई, जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारे प्लस आई। तो इस समय इसका माइनस आई यहां पर लग रहा है, तो मेटा पर माइनस आई लग रहा है प्योर, जबकि बाकी दोनों पे प्लस एम लग रहा है, और प्लस एम नेवर हेल्प टू नेगेटिव। तो ऐसे में ये दोनों तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। आ गया? यस सर, थैंक यू सर। चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। यस। अब देखिए मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर of substituted benzylic कार्बोनाइल। बेंजाइलिक कार्बोनाइलों को उनके स्थायित्व के क्रम में लिखो। तो देखो मैं दे रहा हूं A,
ये दे रहा हूं बी, ये आ गया आपका सी, ये आ गया आपका डी, ये आ गया आपका ई। अब देखो ये सब तो कॉमन है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो डिफरेंट है वो डिसाइडिंग है। अब डिफरेंट क्या लिखने जा रहा हूं मैं? डिफरेंट में यहां लिखने जा रहा हूं Cl, डिफरेंट में यहां लिखने जा रहा हूं मैं NO2, डिफरेंट में यहां लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पर NH2, डिफरेंट में यहां लिखने जा रहा हूं मैं CH3 और इसको खाली छोड़ रहा हूं। तो आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, बेंजाइलिक के बाद मैंने लिखा है कार्ब एनायन, बेंजाइलिक कार्ब एनायन यानी कार्बन पे नेगेटिव। हो गया आंसर? यस सर। सबने कर लिया? यस सर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके आंसर देने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले एग्जामिनर के क्वेश्चन को पढ़ो। अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजाइलिक एनायंस या कार्बन आयंस। तो एग्जामिनर ने आपको एनायन दिए, तो आपको अच्छे से ध्यान है नेगेटिव को कौन हेल्प करता है? नेगेटिव। नेगेटिव। आपको ऑर्डर बनेगा वो -n से शुरू होगा, -n -h -i 0 +i +h and +m। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस समय Cl का कौन सा इफेक्ट काउंट होगा? -i। -i क्योंकि हेलोजन आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था कहीं लगे हो कौन सा इफेक्ट डालेंगे? -i। -i को ध्यान रखना, भले ही है ऑर्थोक्लोरीन का एक्सेप्शनली -i। फिर चेक करें नाइट्रो का कौन सा इफेक्ट? -n। NH2 का कौन सा इफेक्ट? +m। CH3 का कौन सा इफेक्ट? +h। और ये कौन सी कैटेगरी में? 0। सब में सबसे पहले इस बास्केट में कौन आएगा? B। आ गया सबसे पहले B। फिर -h कोई है क्या? नहीं है। फिर -i कोई है क्या? यस। A ये A आ गया। फिर 0 यस ये आपका। फिर +i नो सर। नहीं। फिर +h यस सर। यस ये आ गया D। फिर उसके बाद +m सी वाला। यस सर सी। अब आप सॉरी मैंने गलती कर दी क्या? ये अच्छा E था यहाँ पर, ये E। अब आप देखो आपका ऑर्डर बन चुका है। क्या आपने यही ऑर्डर बनाया है? यस और नो? यस सर। पक्का कंफर्म? यस सर। यस। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको दे देता बेंजाइलिक कार्बन आयन
with CCl3 और इसको बोल देता F। तो इस जगह में कहां पर ये F एंट्री करता? इसमें माइनस आई इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट होगा सर। माइनस एच इफेक्ट H में आएगा तो ये आएगा माइनस H में, तो ये इस वाली बास्केट में जाएगा यानी इसके बाहर। इसका मतलब इसका नंबर यहाँ स्टैंड करेगा क्योंकि A तो माइनस आई का है ये। यस सर। तो इसका मतलब B और A के बीच में कौन आएगा आपका? ये F। तो क्या मैं होप करूं कोई बात समझ में आ गई हो? यस सर। और अब मैं आपको हिंट देता हूं क्या चेंज आएगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। हो सकता है एग्जामिनर पेपर में CS2 की जगह CS2 की जगह O- दे दे, ऑक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। तो आप चेक करना आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे कार्बन पे नेगेटिव हो, चाहे नाइट्रोजन पे नेगेटिव हो, चाहे ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, सब नेगेटिव के लिए रूल यही लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चेक कर लो एक बार। यस सर। इस कार्बन की जगह अगर ऑक्सीजन लिख देंगे तब भी रूल यही -m से लेकर +m तक चलेगा। मेरी बात क्लियर? यस सर। तो सोचिए अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आपको नंबर 3 में एंट्री कराने जा रहा हूं। तो हेडिंग चेंज कर लीजिए, स्नैपशॉट कर लो एक बार। ये अब की बार लेने जा रहे हैं अपन ये लीजिए। अब की बार अपन लेने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 3 टू डिटरमाइन एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल्स। ये क्वेश्चन पेपर में है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल्स। तो पहले इस लाइन का मतलब पहले समझ लो फिर आंसर शुरू करेंगे। आपने लिया फिनॉल, देखो ये फिनॉल है, ये फिनॉल है। एग्जामिनर ने आपको कहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड एसिड। अब आप इसको डिसोसिएट करो, डिसोसिएट करोगे तो इसमें से कौन टूट के अलग हो जाएगा? H+. ये लो सब। और बचा कौन? ये बचा आपका फिनॉक्साइड। ये जो फिनॉक्साइड आयन बना, फिनॉक्साइड आयन बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। और अब आप दिमाग लगा के सोचो कि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। जितना स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही स्टेबल होगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी इसकी स्ट्रेंथ होती है। ये जितना स्टेबल होगा ये उतना स्ट्रॉन्गर होगा, ये जितना डिस्टेबल होगा ये उतना वीकर होगा। तो जब ये चीज समझ में आ जाए तो अब देखो आपका क्वेश्चन क्या आया, A, B, C और ये D। देखो ये मैंने बना दिए 4 फिनॉल्स। ये 4 फिनॉल्स है। देखो नंबर पहला मैंने यहां लगा दिया इस जगह पर नाइट्रो, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया और यहां पर लगा दिया सपोज करो मैंने Cl। अब आप सोच के बताओ इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ किस फिनॉल की है? NO2 वाले का। बिल्कुल ए की। अब आप सोचो अपने अपने आंसर को कैसे निकाला, ये भी आपको पता है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपसे पूछता, चलो पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं एक बार। तो एक बार मुझे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकाल दो। कौन आपका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वाला फिनॉल वीकर एसिड है? Sir, NO2 more stronger. मोर स्ट्रॉन्गर ए। A. HCl. उसके बाद D. D. फिर B. C. Sir, C. C. उसके बाद D. बी। बी। अब आपको समझ में आ गया कैसे निकाला? देखो आप चेक करो। Yes, आपको sir. अच्छी तरह पता है इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। नेगेटिव को हेल्प करता है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका माइनस एम। फिर चेक करो, आपने लिया डी। डी का मतलब कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस आई हो गया। फिर आपने लिखा सी, तो सी किसमें आ रहा है? 0। और आपकी बात कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। सोचो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जिसने ये ऑर्डर निकाल लिया वो बता सकता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? ए। और वीकर एसिड कौन है? बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब यही क्वेश्चन नंबर 2 में चला जाए। तो नंबर 2 में देखो, ये आ गया आपका फिनॉल ए, ये आ गया आपका फिनॉल बी, और ये आ गया आपका फिनॉल सी। ये अब आप चेक करके देखो क्या बता रहा हूं मैं। नंबर फर्स्ट, पिक्रिक एसिड, इसको नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल, और सी वाले का नाम है ओनली फिनॉल। अब आप सोच के देखो, ए, बी, सी और डी, इनमें से क्या आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. गुड। ए। फिर B. A. माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगी ना सर? इन चारों में से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, और आपका कंसेप्ट वही का वही है। A. ए। तो सबसे पहले रीजन, क्योंकि ये तीनों के तीनों माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। Minus M. और आपको माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो इसके फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन को मोर स्टेबल करेगा, और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब उसके बाद कौन आता है? B. बी के अंदर माइनस एम के साथ साथ माइनस एम 2 हो गए, और इसके मुकाबले तो कम है, लेकिन इस सी वाले के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ पर आ गया आपका बी, और अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ये C. माइनस एम, जबकि वो 0 में आ रहा है आपका डी। D. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में आ गया पिक्रिक एसिड। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. यस। अब की बार अगेन क्वेश्चन, हटा दो इसको एक बार। Yes, sir. यस। क्वेश्चन नंबर 5 में ए, बी, सी, यहां पर लगा दिया नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहां लगा दिया नाइट्रो, मेटा नाइट्रोफिनॉल, यहां लगा दिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। आप अपने दिमाग से इन तीनों को अरेंज करो।
ACB. डन सर। सर डन। यस, बोलिए क्या आंसर निकाला आपने? ACB। ACB। सही है। यस सर। यस सर। क्या हो गया? पैरा। यस सर। B para. मेटा। ये आंसर निकाला? Yes sir. यस सर। तो बेटा इस एसिडिक स्ट्रेंथ को बोलते हैं एक्सपेक्टेड, यानी कि अपेक्षित, यानी आपने जो सोचा था उससे आंसर निकला, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। ये एक्सेप्शन है। क्यों? इसका रीजन समझना। एक्चुअली में नाइट्रो जब इस OH के ऑर्थो पोजीशन पर आया तो ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच का हाइड्रोजन यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया। ऑर्थो पे जो नाइट्रो था उसने इस फिनॉल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, और सोचिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से H के निकलने की रेट कम हो गई, जबकि आपको ध्यान है एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H के कंसंट्रेशन पर। तो सोचिए यहाँ से H निकलने की रेट क्या हो गई? बहुत कम हो गई। तो सोचिए इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंत आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इतनी भी कम नहीं होती कि मेटा का माइनस आई काम करे। अभी भी इसका प्लस माइनस m काम करेगा, इसका भी माइनस m काम कर रहा है, लेकिन इसका कौन कर रहा था? माइनस i। तो नो डाउट आंसर इन दोनों में से पहला होना चाहिए, लेकिन इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग आने से इस पैरा के मुकाबले ये थोड़ा सा दुर्बल हो जाएगा, वीक। तो एक हल्का सा चेंज आ जाता है, ये वाला, ये चेंज आ गया। इसका मतलब अब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर प्रैक्टिकली यानी कि एक्सपेरिमेंटली, तो अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो आपके आंसर में एक छोटा सा चेंज आ गया। अब पैरा ऑर्थो से आगे आ गया, जबकि मेटा अभी भी नहीं था। तो आज के बाद ये आंसर ज्यादा सही है, और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में वीकर एसिड होने का रीजन है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट कर लीजिए। हटा दो इसको। 2 मिनट सर। डन सर। डन। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं। अब की बार मैं देने जा रहा हूं आपको बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? होना चाहिए। ABC, ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C। यहाँ पर मैंने लगा दिया इस समय नाइट्रो, यहाँ पर मैंने लगा दिया यहाँ पर CCl3 और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। एग्जामिनर आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड्स। Acidic strength of benzoic acids. डन सर। डन सर। डन, वेरी गुड। तो देखो आपके सोचने का तरीका, जो बच्चे सोच रहे हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं सोच रहे उनके लिए हिंट कि एग्जामिनर ने आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ बोला है
तो तुरंत एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसमें से किसको बाहर निकाल दो, H प्लस को, H प्लस को निकाल दो तो ये बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस। और आपको ध्यान है नेगेटिव को कौन हेल्प करता है, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट ढूंढेंगे। तो इसका कौन सा इफेक्ट, माइनस एम माइनस माइनस एम माइनस एच माइनस एच प्लस एच। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले चेक करोगे माइनस एम, फिर चेक करोगे माइनस एच, फिर माइनस आई, फिर जीरो, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच और फिर प्लस एम। तो सोचिए इस बास्केट में कौन आया, ए माइनस एम इस बास्केट में बी बी वाला नहीं कोई नो कोई सर, नहीं, प्लस आई में कोई नो नो सर सर, नो सर, आपका सी ऑर्डर उनके दिया। तो क्या मैं होप करूं ये बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गए हो। यस यस सर, चलिए साहब इसको यहाँ से हटाइए। अब आप एंट्री करने जा रहे हैं नए टॉपिक में, इसको हटाए थे बेटा को यहाँ से। चलिए साहब, चलिए आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, और उस टॉपिक का नाम है, लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेहिता। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर इसको एक नाम और भी देते हैं बेटा पर, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एनएस। इसका हिंदी वर्ड हो गया नाविक स्नेही सामर्थ्य। तो आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ध्यान रखिएगा जिस बच्चे को न्यूक्लियोफिलिसिटी आती है, इसकी समझ होती है, वो SN1 SN2 अभिक्रियाएं करने के सक्षम हो जाता है। तो एल्किल हैलाइड या आगे के चैप्टर सारे SN पर आधारित है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनी, उसमें इसकी जरूरत खूब पड़ने वाली है। तो आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट एक काम करने जा रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है समझ लीजिए बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम समझने जा रहे हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। हम सीखने जा रहे हैं कौन नाभिक स्नेही होता है। हालांकि मैं करा चुका हूं आपको, और ये भी अपन कर चुके हैं छात्र। तो आज हम इसमें डिफरेंस करने जा रहे हैं, उनकी परिभाषा समझ जा रहे हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज बेस, और उनके बीच का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। अब कैसे देखो समझना, सबसे पहले अपन शब्द लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके डोनर या नेगेटिव हो इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which donate lone pair or negative to electrophile। ये लो सर, आज के बाद इलेक्ट्रॉन धनी जाति जो अपने नेगेटिव या लोन पेयर को किसको डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन स्नेही को, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही को। क्लियर। आगे एक शब्द लिख देता हूं, नॉट टू H प्लस। H प्लस को नहीं दे, H प्लस के अलावा किसी भी डेफिशिएंट को अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो इलेक्ट्रोफाइल को देने वाली हर जाति क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल। अब आता है बेस। H प्लस को क्यों नहीं बोले? अच्छा नीचे बता रहे हो। H प्लस तो एसिड होता है,
और एसिड से रिएक्ट कौन करता है? बेस। बेस। अब आप सोचो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, वापस से वही चीज देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which donate their lone pair or negative 2. अब की बार आपको ध्यान में बचा कौन? H plus. H plus. Only H plus, not any electrophile. अब आज के बाद आपका आंसर पिक्चर क्लियर हो गई कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन किसको इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं उससे डिसाइड हो रहा है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन बेस है। तो आज के बाद कोई भी नेगेटिवली चार्ज या लोन पेयर कंटेनिंग जाति अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को लोन पेयर दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है या इलेक्ट्रॉन का युग्म दे रहा है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल। जाति, अगर वही जाति अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केवल किसको दे? H plus तो फिर इसका आंसर बदलकर हो जाएगा कि अब वो कौन कहलाएगा? बेस। बस इतना चलता है। अब जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे समझना। मान लो मैंने इस समय OH नेगेटिव ले लिया, तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, अभी इसका नाम नहीं ले सकते दोनों का। लेकिन अब आप सोचो आपने इसकी क्रिया CH3+ से करवा दी, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब आप सोचो इस समय आपका OH जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है अपना इलेक्ट्रॉन का दान किसको दे रहा है? क्या प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन्स नहीं को? इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इस समय ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो सोचो फिर ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आप सोचो यही OH माइनस और एरो के ऊपर आपने लिख दिया H प्लस, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको दान दे रहा है? तो इस समय ये जाति और ये जाति एक जैसी शक्ल की है, लेकिन अब की बार इसका नाम बदल गया, बेस। बेस। अब बताओ क्या आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? बताइए ना, नहीं समझ आया। H plus का एग्जांपल बताइए ना। अभी बेटा एग्जांपल तो बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। सर अगर बेस H प्लस के अलावा जितना भी होगा सब न्यूक्लियोफाइल वाले होंगे ना? बिल्कुल। आज के बाद कोई भी स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोटॉन को देता हुआ दिखे तो उसे आंखें बंद करके नाम क्या बोल देना? बेस। लेकिन अगर वो इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को देता दिखे तो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। दोनों की शक्लें एक जैसी हो सकती है। पकड़ में आ गया? सर H प्लस और E प्लस कैसे डिफाइन करेंगे सर? हर इलेक्ट्रोफाइल पढ़ कर आए थे, याद करो। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेती है। जी सर। सॉरी बोलते हैं। तो सोचो आज के बाद हर वो स्पीसीज जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले रही है वो कौन हो गई? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये तो शक्ल में दिखेगा ना हमेशा। जी सर। तो इसका मतलब आज के बाद इस इलेक्ट्रोफाइल को जो कि प्रोटॉन के रूप में अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिखे तो फिर उसका फिक्स है कि हमेशा उसका नाम क्या होगा? बेस। बेस। आज के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन धनी जाति, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रोटॉन के अलावा किसी को इलेक्ट्रॉन देती दिख जाए तो समझ जाना आज के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। बहुत सिंपल सा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, देखो फिर दोबारा। जैसे मान लो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वाटर, ये वाटर। अब इस वाटर के अंदर मैंने H प्लस डाल दिया और आपका आंसर बन गया ये रहा H, ये रहा O, ये रहा H और ये जुड़ गया इसमें प्रोटॉन। अब आप सोच के देखो इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बेस। 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 आज के बाद ये वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है?
बेस वो अपना न्यूट्रल होते हैं। किसको दान कर रहा है? प्रोटॉन। H+. आप सोचो यही वाटर में फिर लिखूं, ये देखो, और मान लो मैंने इसके ऊपर लिख दिया CS3+। ये लो सर, अब बताओ आपका आंसर क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ ये डिफरेंस और ये डेफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर। चलो सर, अब शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट। हेडिंग चेंज कर रहा हूं, इसमें से जो स्नैपशॉट करना है वो कर लो, मैं फिर हेडिंग चेंज कर रहा हूं। यस, अब दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि NS, यानी हिंदी में बोलेंगे नाभिक स्नेहिता। नाभिक स्नेही तो पढ़ लिया, अब स्नेहिता। अब पढ़ रहे अपन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, नाभिक स्नेहिता। तो नाभिक स्नेहिता क्या है? बहुत ही सिंपल। नाभिक स्नेहिता का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि एक तरीके से रेट। इसका मतलब किसी भी नाभिक स्नेही का इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन देने की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन देने की गति जितनी ज्यादा होगी वो उसकी नाभिक स्नेहिता होगी। तो ये तो आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल को। लेकिन अब कौन कितना तेजी से दे रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? नाभिक स्नेहिता। एक तरीके से ये उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एक तरह की रिएक्टिविटी है कि भाई आज आपने 4 नाभिक स्नेही को एक साथ दौड़ा दिया, कैसा हम बताओ कौन नाभिक स्नेही ज्यादा तेज है, कौन कम है, तो पता कैसे चलेगा? कौन कितना तेजी से इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रोफाइल को देगा वो उसकी कहलाएगी नाभिक स्नेहिता, न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझ में आ गई? तो एक तरीके से ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी, यानी कि मींस गतिक निर्धारित गुण। तो गतिक निर्धारित का मतलब गति पकड़ना, यानी मींस पर यूनिट टाइम के अंदर। तो पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया कितनी देर में तेजी से इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो आज के बाद जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की रेट ज्यादा होगी वो उतना आपका प्रबल नाभिक स्नेही होगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की दर इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ी कम होगी वो दुर्बल यानी कि वीक नाभिक स्नेही होगा। अब पॉइंट आता है बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी यानी कि बेस स्ट्रेंथ, यानी कि क्षारीयता। अब आप जानते हैं कि क्षारीयता में क्षार कौन आएगा? तो यहाँ पर अपने लिखा है टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा टेंडेंसी ऑफ बेस टू डोनेट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अब की बार किसको? H+ को। H+ को। इसका मतलब आज के बाद H+ को इलेक्ट्रॉन देने की तीव्रता, प्रवृत्ति, गति, रेट। तो इसका मतलब आज के बाद कौन कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देता है वो कहलाएगी क्षारीयता। और ध्यान रखना ये जो क्षारीयता होती है बेटा ये काइनेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ये कहलाती है थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रॉपर्टी। इसको TCP बोलते हैं, यानी मींस ऊष्मागतिकीय निर्धारित गुण, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो ये काइनेटिकली कंट्रोल है और ये थर्मोडायनामिकली। तो फिर ये किस पे डिपेंड करती है? ये उत्पाद के स्थायित्व पर, उत्पाद का स्थायित्व। तो स्टेबिलिटी पे जो होता है उसको थर्मोडायनामिक बोलते हैं, और जो रेट पर होता है
वो कहलाता है आपका काइनेटिक। तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है और जबकि आपकी बेसिसिटी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी थी अब उसमें रेट डाल दिया अपन, दान देने की दर। तो नोट सर क्षारिकता है वो उत्पाद पे निर्भर करती बोले ना बेटा? ये जो ऊष्मागतिकी वाला है वो उत्पाद की मतलब स्टेप। हाँ, यानी जो अब आपका प्रोटॉन लेने के बाद क्या उत्पाद बन रहा है वो स्टेबल कितना है उस पर डिपेंड करती है बेसिसिटी। और ऊपर वाला देने की रेट पे डिपेंड करती है, यानी कितना तेजी से दिया आपने तो वो रेट पे डिपेंड कर रही है कितना तेजी से पर यूनिट टाइम। और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना उसकी स्टेबिलिटी। तो जब हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। और जब इसके रेट पे डिपेंड करता है कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन दिया तो वो रेट पे डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी है और बेसिसिटी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। चलिए अब इसके बाद जब ये पॉइंट समझ में आ जाए तो मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ। सर जी ये क्षारिता हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ना? दोनों में इलेक्ट्रॉन देना है, दोनों में इलेक्ट्रॉन देना है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल को देना है और इसमें किसको देना है? हाइड्रोजन। इसको जब बोलोगे तो कहोगे कितना तेजी से किसने दिया, तो अपन कहेंगे वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। यहाँ पर अपन कहेंगे कितना तेजी से देगा उसने क्या बना दिया, एक स्टेबल प्रोडक्ट। तो जो जितना स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। चलो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। क्या मैं इसमें बता दूं? यस सर। अब आगे बेटा अपनी नेक्स्ट स्टेप, इसको हटा लूं मैं। अब अपन करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। ये काम करने जा रहे हैं अपन। नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता के अंदर तुलनात्मक अध्ययन। नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता में तुलनात्मक अध्ययन। हम ये देखने जा रहे हैं कि कहां कहां पर दोनों एक जैसा ऑर्डर दिखाती हैं और कहां पर दोनों के ऑर्डर में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एसिड always more nucleophilic as well as base या बेसिक। यह हमारा पहला पॉइंट है कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस सदैव ज्यादा नाभिक स्नेही होता है और ज्यादा क्षारीय होता है। ये पहला पॉइंट मैंने लिखा है और यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि इस समय NS और BS के ऑर्डर में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों एक ही जैसे। सर जी 1 टाइम और रिपीट कीजिए ना हिंदी में। अभी समझाऊंगा इसको, अभी सिर्फ लिख लो। मैंने क्या लिखा है, कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ एसिड always more nucleophilic as well as more basic। किसी भी एसिड का संयुग्मी क्षार सदैव अच्छा नाभिक स्नेही भी होता है और सदैव अच्छा क्षार भी होता है, यानी कि दोनों के ऑर्डर में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे। अब आपको ये कैसे देखो मैं समझाता हूं, समझना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया वाटर और मैंने लिख दिया HO-। अब आप दिमाग लगा के सोचो, इस समय ये कॉन्जुगेटेड एसिड है ये ना, और इसने प्रोटॉन छोड़ा तो बन गया कॉन्जुगेटेड बेस। अब इस नेगेटिवली चार्ज के दान देने की दर प्रोटॉन को या किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को फास्ट होगी बनिस्पत लोन पेयर के। इसका मतलब नेगेटिव की जो गति होती है वो लोन पेयर से ज्यादा होती है। तो सोचिए सबसे तेजी से दान क्या चीज होगी,
नेगेटिव चार्ज तेजी से डोनेट होगा कि लोन पेयर नेगेटिव। तो सोचो यहाँ पर टेंडेंसी आ गई। तो अब आज के बाद वाटर को ये डोनेट करना है और OH को नेगेटिव डोनेट करना है। अब इसके सामने मान लो प्रोटॉन आ गया, इसके सामने भी प्रोटॉन आ गया, तो इस समय दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? OH। OH माइनस। इसी तरह से इसके सामने CH3 प्लस आ गया और इसके सामने भी CH3 प्लस आ गया, तो दोनों में से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर एक जैसा। यानी अपनी बात को वापस से क्लियर करूं तो किसी भी ऋण आवेशित जाति की नाभिक स्नेहिता या उसकी क्षारीयता हमेशा उसके उदासीन कॉन्जुगेटेड एसिड से ज्यादा आएगी, क्योंकि नेगेटिव देने की डोनेशन की रेट लोन पेयर से ज्यादा होती है। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया मिथाइल अल्कोहल और मैंने लिख दिया मिथॉक्साइड आयन, तो सोच के बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन? ऑक्साइड आयन। दोनों में से स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही कौन? मिथॉक्साइड। इसका मतलब नाभिक स्नेही भी वही और क्षार भी वही, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों की रेट एक जैसी आएगी। इसी तरह से सपोज करो मैंने लिख दिया, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एसिटिक एसिड और मैंने लिख दिया एसिटेट आयन। सोच के बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा है? आयन वाले की। आयन वाले की। किसकी नाभिक स्नेहिता ज्यादा है? एसिटेट आयन। छोटा सा आंसर हो गया, पहला कांसेप्ट क्लियर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस या नो? यस सर। अब जैसे कल को मैं लिख दूं एमाइड आयन और लिख दूं अमोनिया और आपसे पूछूं बताओ दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन? आयन। आयन की दान देने की दर लोन पेयर से ज्यादा। अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों में से प्रबल क्षार कौन, तो आपको भी प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं वही आंसर चेंज कर दूं, दोनों में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन? अमाइड आयन। इसका मतलब हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अपनी लोन पेयर की जाति से ज्यादा तेज होती है, चाहे उसको आप बेस बोल लो चाहे उसको नाभिक स्नेही। क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। इसको हटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी तो क्वेश्चन तो खूब आएंगे, अभी तो बनेंगे। अभी तो पहले अपनी पॉकेट में कंसेप्ट तो रखो, पहले पॉकेट में कंसेप्ट सीख लो, ये कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चन बनेगा वो टाइम आएगा। अब आ जाओ अपना पॉइंट नंबर 2। अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है if central atom belongs from period, यानी कि आप कह सकते हो कि लेफ्ट टू राइट, ये तो क्या जानते हैं हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट पीरियड होते हैं, टॉप टू बॉटम आपके ग्रुप होते हैं। तो इस समय अपन लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल एटम की। तो ये कह रहे हैं कि यदि केंद्रीय परमाणु पीरियड से बात कर रहा है या पीरियड के अंदर आ रहा है तो इस समय देन अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज जस्ट इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यानी ऐसे केसेस में भी दोनों का ऑर्डर एक ही जैसा होगा। लेकिन अब पॉइंट आपको दिमाग में लाना है, इस सब अगर हम पीरियड में चलते हैं तो मेरे को सोच के बताना, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या साइज में कोई खास अंतर आता है क्या? यस सर, साइज छोटी होती जाती है, आती तो है सर। बेटा इतनी नहीं आती। अपन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज में कोई खास बड़ा अंतर नहीं आता, सिर्फ अंतर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, विद्युत ऋणात्मकता में। विद्युत ऋणात्मकता में टॉप टू बॉटम आने पर नए ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो साइज बढ़ता है।
जैसे फ्लोराइड का साइज छोटा है, क्लोराइड बढ़ेगा, फ्लोराइड बढ़ेगा, आयोडाइड बड़ा हो जाएगा, है ना। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज असर करता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन असर करता है? विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मकता। तो इसका मतलब इस समय ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? विद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती एंड बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En। इसका मतलब जितनी En बढ़ती जाएगी उतना Ns और Bs कम होते चली जाएंगी। तो क्या आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो En बढ़ रही है, और सोचो En बढ़ेगी तो वो नेगेटिव या लोन पेयर को पकड़ के बैठ जाएगा, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में उसकी डोनेशन रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब देने किसी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं को लोन पेयर या नेगेटिव देने की रेट किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सोचिए अगर En ज्यादा होगी तो दान देने की दर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल को दान देना हो चाहे प्रोटॉन को दान देना, दोनों ही कम हो जाएगी। अब आप कहोगे कैसे? जैसे इस एग्जांपल को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल NH2 नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल F नेगेटिव। अब देखो सेंट्रल एटम ये रहा कार्बन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम फ्लोराइड। तो आप सोच के देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम इसकी विद्युत ऋणता में क्या अंतर कर रहे हैं? सोचो, बढ़ रही है। बढ़ रही है। अगर हम इसका En ऑर्डर बनाएं तो En ऑर्डर में आप चेक करके देखो, सबसे ज्यादा En किसकी? फ्लोराइड। फ्लोराइड। देन उसके बाद हाइड्रोक्सिल की, देन उसके बाद एमाइड आयन की, और सबसे कम En किसकी है? मेथिल माइनस। आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए इसका बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है, तो सोचो इन चारों में से सबसे तगड़ा बेस कौन कहलाएगा? CH3 माइनस। उसके बाद कौन? NH2 माइनस। NH2 माइनस एंड देन OH माइनस। माइनस। और सबसे कम बेसिसिटी किसकी? फ्लोरीन। तो सोचिए इसकी नाभिक संहिता का क्रम क्या होगा? सेम बेसिसिटी ऑर्डर के। आप कह सकते हो कि यदि सेंट्रल एटम एक ही पीरियड से आ रहा है तो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितनी En कम होगी उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, या जितनी En कम होगी उतनी बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट। तो आज के बाद एग्जामिनर आपको जब क्वेश्चन दे तो पहले चेक कर लेना कि डोनेट करने वाला सेंट्रल एटम है क्या। अगर वो एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर किसको मान के चलना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे आईआईटी का क्वेश्चन की बात करूं, अब कल को आईआईटी का क्वेश्चन आ गया तो आईआईटी में क्वेश्चन में क्या होता है? आईआईटी के क्वेश्चन में कोई नया नहीं होता, चीज वही होती है, सिर्फ दिखाने का तरीका बदल देते हैं। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन को आईआईटी में कन्वर्ट करूं, देखो मैं ऐसे करता हूं, ए, ये बी, ये सी, और यहां मैंने लिख दिया CH3 फास्टेस्ट अटैक एट। अब इस क्वेश्चन को समझो, आपका आंसर हो गया। एग्जामिनर कहता है ये CH3 प्लस, तो सोचो सबसे पहले डिसाइड करो CH3 प्लस इस समय इलेक्ट्रोफाइल है कि प्रोटॉन है? इलेक्ट्रोफाइल है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है? बेस पूछना चाह रहा है कि नाभिक संहिता? नाभिक संहिता। ध्यान है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इन न्यूक्लियोफाइल्स पे जाके टकराएगा। अब इन तीनों में कंपेयर करो कौन सबसे पहले इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? बी। H2 माइनस। आंसर क्योंकि देखो ये रहा, क्योंकि तीनों एक ही पीरियड से आ रहे हैं। गौर से देखो, ठीक है?
तो इसका मतलब जिसकी ईएन कम होगी, तो इन तीनों में किसकी ईएन कम है? CH2 माइनस। कार्बन की। इसीलिए ये तेजी से इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा। तो देखो क्वेश्चन को बोलने का तरीका बदला है केवल, देखो ये, जबकि पूछ वही क्वेश्चन रहा है जो अपन यहाँ बोला। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस, तो अपन कर पाएंगे? यस सर। इसको हटा दूं यहाँ से? सर साइड प्लीज। अच्छा ये सर आवर्त में ज्यादा मतलब साइज में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, पर थोड़ा साइज तो कम होता है ना। थोड़ा ही तो हो रहा है, वो तो संकुचन के कारण हो रहा है, लेकिन वो साइज में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। साइज उसके अपेक्षा विद्युत ऋणता का अंतर बहुत बड़ा। ओके सर। सर ऊपर से नीचे आते तो साइज बढ़ेगा और ना, वहां पर ईएन का ज्यादा अंतर नहीं आता, वहां पर साइज का अंतर बड़ा होता है। पकड़ में आ गया? सर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण साइज बढ़ जाएगा ना। और आपको अच्छे से पता है साइज बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता पे तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन साइज के फैक्टर काम करने लग जाएंगे। तो वो फिलहाल अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो पॉइंट अभी फिलहाल काम का नहीं है। अभी फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो किस में काम कर रहे हैं? आवर्त में काम कर रहे हैं। तो आवर्त के अंदर हमेशा विद्युत ऋणता का आधार बनेगा हमेशा। क्लियर है? थैंक यू। चलिए, तो मैं होप करता हूँ हमारे ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट, यस सर। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट लूंगा, तो मैं आपको इसको अगली टर्न पे ढंग से पढ़कर आएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बेसिक कांसेप्ट को। यानी मींस डेफिनेशन में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है? यस सर। सर टेस्ट का सिलेबस क्या है? टेस्ट में जीओसी, यही वाला चैप्टर करना। जीओसी में आएगा, जीओसी सेम जो अपन कर रहे हैं वही सब आएगा बेटा। सर पूरा? ओके सर। जितना करते जाओ, पूरा करते जाओ, सारा सब आएगा। अब पूरा क्या है, जितना पढ़ा आपने शुरू से सब पढ़ के आओ पूरा शुरू से। आइसोमरीज वगैरह वाला भी आएगा सर अभी? सर वो आइसोमरीज बोल रहे हैं ना, नोमेनक्लेचर नहीं, नोमेनक्लेचर नहीं, केवल जीओसी। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जाओ।